हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का सोशल साइंस का सेट 5। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने सेट 1, 2, 3, 4 कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे सेट 5। और इस वीडियो के ख़त्म होते ही हमारा सोशल साइंस का 5 के 5 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से आप सीक्वेंस वाइज में सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर ये सेट आपके कंप्लीट है तो वीडियो को छोड़ सकते हैं भाई, और अगर नहीं तो बढ़ते रहिए आगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो वह है फ्रांसीसी क्रांति की देन। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई ना तब ये नारा निकल कर आया भाई। राइट आंसर इज द खा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो ये प्रश्न हमने पीछे वाले सेट में आपसे पूछा था और ये कहा था कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दियो भाई, लेकिन बहुत से बच्चों ने हमें ही पूछ लिया, तो कोई बात नहीं। इसका जिसने भी आंसर दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने भी नहीं दिया उसका भी धन्यवाद भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। 1871 में बिस्मार्क जो है सो जर्मनी का प्रथम चांसलर बना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। अब देखिए याद कैसे रखा जाए, मनुष्य तो आज़ाद पैदा हुआ है, रूसो ने कह दिया, लेकिन क्यों कहा भाई मनुष्य बंधनों में जकड़ा हुआ है? अब आप बताइए, जो भाई बहन बंधन में जकड़ा हुआ रहेगा वो कैसा रहेगा? रूसा रूसा रहेगा ना। अरे वो रूसा रूसा रहेगा, अरे वो रूसा रूसा रहेगा भाई। जो बंधन में जकड़ा हुआ रहेगा वो रूसा रूसा ना रहेगा, उसका मन कैसे हैप्पी होगा? वो तो कभी खुश रह ही नहीं सकता भाई। सो डोंट माइंड, अरे भाई फ्री रहो, खाओ पियो ऐश करो, मस्त रहो। 4 दिन की जिंदगी है, कितना टेंशन लेगा भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई? तो ये फ्रेडरिक सरयू के जो है सो इसी के कल्पना पे एक आदर्श समाज की रचना की गई भाई। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए, आदर्श समाज आ रहा है, कौन सा समाज? आदर्श समाज। अब देखिए आदर्श समाज को हम कैसे, सरयू, क्या है ये? सरयू, सरयू से सूरज, सरयू से सूरज याद रखिएगा, या फिर सरयू, सरयू। अब देखिए सर जो होता है ना, सर जो होता है ना, उसे हम आदर्श की नज़र से देखते हैं। समाज में उसका आदर्श होता है, समाज में उसका इज्जत होता है भाई। जो सर होते हैं ना, सर यू, सर आप यू हो, सर यू आप सर हो, तो जो सर होते हैं ना उसको आदर्श मिलता है, समाज में इज्जत मिलती है भाई। तो इस तरह से याद रख सकते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर था मैजिनी, यहाँ पे दे दिया है मैथसिनी। तो बोथ आर सेम, दोनों सेम है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, मैथसिनी। ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ाया भी है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना के से हुई? तो असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति हुई वो हुई चोरा चोरी हत्याकांड के दौरान। चोरा चोरी हत्याकांड होने के बाद यह असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से वापस ले लिया गया। चोरा चोरी हत्याकांड क्या है? तो इसमें ना थानेंद्र सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था भाई। ये गांधी युग से सवाल है, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई 1942 को। ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर। अब इसे याद कैसे रखेंगे? अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने और उसके अनुयायियों ने सबने कह दिया भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, क्यों कहा भाई? अरे उन लोग बैया गए थे, हाँ बैया गए थे, बैया गए थे। अब अंग्रेज को झेल नहीं पा रहे थे, बैया गए थे। बैया गए मतलब गुस्सा हो गए थे भाई, गुस्सा हो गए थे। देहात की भाषा में गुस्सा होने का बैया जाना बोलते हैं। अरे तू क्यों बैया रहा है सुबह सुबह? अरे तू क्यों बैया रहा है? बैया मत। तो इसी तरह अंग्रेजों को बोला किसने? गांधी जी ने और उसके सहपाठियों ने, और भारत देशवासियों ने मिलकर बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो। कब कहा? 1942 में। 42 हमने आपको कहा था ना बैया गए थे, बैया लिस में जोड़ दो, इसमें लिस जोड़ दो, बैया में लिस जोड़ दो, 42 हो जाएगा भाई। तो हो गया ना कवर, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब शुरू हुआ? तो 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मुस्कुराओ मत। अरे एक लाइक कर दो, आप मुस्कुरा लेते हो लेकिन हम नहीं मुस्कुरा पाते भाई। अरे क्यों सर, आप लाइक करना भूल जाते हो? लाइक कर दो भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर, लाला हरदयाल। याद कैसे रखे थे इसको? देखिए गदर, गदर पार्टी से गद्दार है ना, गद्दार, गद्दार। और आजकल ना हरदिल, हरदयाल से हरदिल,
हर एक के दिल में गद्दारी भरी हुई है भाई। आपके दोस्त भी हो ना तो फूंक फूंक के कदम चलियो, नहीं तो वो भी आपसे गद्दारी कर सकते हैं। क्यों? अरे हर एक के दिल में गद्दारी भरी हुई है, तो ऐसे याद रख सकते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? तो इसका नेक्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का अवनींद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार, अब देखिए खुदाई खिदमतगार ये सब ना खुदाई खिदमतगार, हम आपकी खिदमत करते हैं। अरे खान साहब आपकी खिदमत करते हैं हम, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? हम भूगोल में आ चुके हैं। भूगोल में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने हैं और डायरेक्ट अपने सवालों को पूछने हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक होगा, आप उस पर टच कीजिए, ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे भाई। इसके बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने सहपाठियों से सवाल पूछ सकते हैं, या फिर उसका आंसर आपको नहीं मिलता है तो हम यानी कि फ्री ऑनलाइन एकेडमी की टीम आपको जवाब देगी। हाँ, एक चीज़ और, आपको अगर इन सबके प्रश्न का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर का लिंक है और टोटल वाइज डिस्क्रिप्शन में आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ में है भाई, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो भाई, इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी ट्रिक के साथ। मज़े में पढ़िए, मस्त रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 भूगोल में आ चुके हैं ना, कौन सा नवीकरणीय नहीं है? तो ये जल संसाधन नवीकरणीय है, और ये पवन नवीकरणीय है, और ये सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है। एक ये जो कोयला है ये अनवीकरणीय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जो कि अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नवीकरणीय अनवीकरणीय जैव संसाधन अजैव संसाधन, इसमें कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल ये ईजी प्रश्न है, एकदम हल्का प्रश्न है। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर आधारित नहीं है, अधिकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर के बाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27। इसका मतलब क्या है सर? मतलब 100% है ना पूरा पृथ्वी, तो इसमें से 27% भूमि है, बाकी उसमें पानी ही पानी है भाई, पानी ही पानी, मैं पानी पानी हो गई, नहीं सुनेगा ना, तो पानी ज़्यादा है भाई, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? वन। अगर आप भूमि के ऊपर वनों को लगा के रखेंगे ना भाई, तो मृदा अपरदन होगा ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है यहाँ 15, भारत में उपबंध स्तनधारियों में कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो 20% को लुप्त होने का खतरा है भाई, पूरे 20% को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो वह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब इसे याद कैसे रखा जाए? अब देखिए, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, औषधीय है ना, दवाई ववाई बनते हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हिमाचल, अरे हिमाचल चल जाके औषधिया के पेड़ लेके आते हैं, सदाबहार वृक्ष लेके आते हैं, चीड़ की लकड़ी लेके आते हैं, हिमाचल, हिमा से हम कह रहे हैं हिमाचल ना, हिमाचल तो हो गया ना कबार, हिमाचल प्रदेश। अरे क्यों जाने बोल रहा है? अरे वो उससे लकड़ी से औषधियाँ बनती है, दवाई बनती है, चल हिमाचल, हो गया ना कबार। दोस्तों डोंट माइंड, मेरा मकसद सिर्फ आपको रिलेट और याद करवाना है। क्वेश्चन नंबर 17, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है, दार्शनिक पूर्वक दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हमारे महान बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने इतनी लंबी कहानी कह दी पेड़ के बारे में कि पेड़ एक ऐसा जीवधारी है जो अपने जीवन में पोषण के लिए कुछ भी मांग नहीं करता है, और जो उस पर कुल्हाड़ी चलाता है, जो उसको काटता है ना, उसे भी छाया प्रदान करता है भाई। ऐसे जीवधारी मिलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। विश्व में कुल आयतन का कितना भाग प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? देखिए यहाँ पे कुल जल होता है, कुल विश्व में कुल जल का कितना आयतन, लगभग
महासागरों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 96.5% जो है सो महासागरों में पाया जाता है। जो बचे नदी, कुओं, तालाब में पाए जाते हैं भाई, जिसे हम लोग पीने के उपयोग में लाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ का नियंत्रण, ये पहला लाभ है। सिंचाई की सुविधा दूसरा लाभ है। जल विद्युत उत्पादन तीसरा लाभ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीत किस कारण से कम हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से। तो ये प्रश्न हमने पीछे भी कर लिया है, यहाँ भी आप कर लीजिए भाई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। हमने इसका प्रश्न पीछे भी करवा दिया है। इसका जो फॉर्मूला होता है आप लिख लीजिए, अच्छा सा समझ में आएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है समझ लो, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश की कुल आय, देश की कुल आय बटा कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। जब कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे ना तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा भाई, औसत के हिसाब से। इस फॉर्मूले का आप याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सभी प्रश्नों में पूछा जाता है घुमा फिरा के। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो अमीर परिवार की लड़की क्या सोच सकती है? यही सोच सकती है उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती हो उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। एक लड़की के लिए यही विकास में के लक्ष्य होते हैं भाई, क्योंकि उसे घरों के अंदर बंद करके रखा जाता है। हम जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो क्या करते हैं, अरे लड़कियों को, बहनों को अरे घर के अंदर ही रखते हैं। अरे आज़ादी दो भाई, आज़ादी दो, बिल्कुल आज़ादी दो। जितना भाई को आज़ादी मिलता है ना उतना बहन को भी दो भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है, भाई बहन जितने भी हैं सब कान खोलकर सुन लो भाई, जितने भी आज़ादी भाई को मिलते हैं उतने बहन को भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो शिशु मृत्यु दर जो सूचित करता है वो ऑप्शन नंबर खा वाला सूचित करता है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो है सो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इसे आप याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पहले लॉन्ग में आता था, अब शॉर्ट में आने लगा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा के स्रोत कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। ये सब प्रश्न तो आसान है ना, देखते ही आंसर लगाओगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती हैं? तो बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में है, अध्यापक तृतीय क्षेत्र में है, किसी कॉल सेंटर में काम करना तृतीय क्षेत्र में, तीनों सेवाएं दे रहे हैं इसलिए तृतीय क्षेत्र में होगा। ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर, मधुमक्खी का पालन ये है प्राथमिक क्षेत्र में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। आगे प्रश्न है, मनरेगा का विस्तारित रूप चुने, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो मनरेगा है ना, MANREGA, इसका ये होता है करेक्ट, है ना। इसका फुल फॉर्म बताने हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। करेक्ट आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे आप याद रखेंगे भाई, भूल मत जियो। आप लोग ना अधिकतर से ज़्यादा भूल जाते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वर्ष में उत्पादित खाली स्थान के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। और का बिठा के पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, किसी वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? देखिए सरकारी में है ना, सरकारी, तो सरकारी को कहते हैं संगठित क्षेत्र में भाई। राइट आंसर इज द घा, राइट आंसर। हमने आपको बताया था ना, प्राइवेट सेक्टर को असंगठित और सरकारी सेक्टर को संगठित क्षेत्र बोला जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं क्या करूं, आप याद करते ही नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है भाई। जहाँ 3 लोगों का काम होता है ना, वहाँ पे 1 से ज़्यादा, 3 लोग से ज़्यादा काम लगे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? चतुर्थ जो दिया वो फालतू दिया हुआ है, क्योंकि 3 ही क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। अब समझिए,
उत्पादन का बात हो रहा है तो प्राथमिक क्षेत्र तो करेगा ही, द्वितीय क्षेत्र को उसे मॉडिफाई करेगा, मतलब उसे ही अच्छे तरीके से बनाएगा। अगर धान है तो उसे चावल बनाएगा, गेहूं है तो आटा बनाएगा। तो माल का उत्पादन तृतीय क्षेत्र नहीं करता है, ये आयात निर्यात का काम करता है भाई, ये सेवाएं देने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के बंधनों में कौन सा कथन जो है सो असत्य है? तो क्वेश्चन सबसे पहले आप पढ़ लेंगे अच्छे से। केंद्रीय सरकार में डच एवं फ्रांसीसी मंत्रियों की समान और संख्या समान, और खा नंबर में है राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है। और गा नंबर में है बेल्जियम में अलग सरकार और इसमें डच फ्रेंचाई समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व। घा नंबर में है केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अलावा यहाँ तीसरे स्तर सरकार सामुदायिक सरकार भी काम करती है। तो इसमें हमें असत्य वाला बताना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गा नंबर वाला हो जाएगा। गा नंबर में जो भी बोला गया है वो गलत बोला गया है। बेल्जियम में अलग सरकार है और इनमें डच एवं फ्रांसीसी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व, ये गलत लिखा है भाई, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है श्रीलंका। अब ये संघात्मक शासन प्रणाली क्या है? तो संघात्मक शासन प्रणाली उसे कहते हैं जहां पर जिस देश में सरकारें मिलजुल कर काम करती है, मिलजुल कर कोई भी निर्णय लेती है। प्रांतीय सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये सब मिल के काम करती है। जो भी निर्णय होता है ना, इन सबके सहमतियों से होता है। तो वहाँ के शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? संघीय शासन प्रणाली। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया संघीय शासन प्रणाली देश है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी के अपोजिट, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो वह है श्रीलंका। अब देखिए ये एकात्मक क्या है? तो जहाँ पर जिस देश में ना एक सरकार हो उसे कहते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। वहाँ पर जितने भी निर्णय होते हैं ना, सब एक सरकार के ऊपर डिपेंडेड है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। एकात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर भाई। हाँ एकात्मक शासन प्रणाली है। भारत संघात्मक है, स्विट्जरलैंड संघात्मक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये सब संघात्मक है। यहाँ पे सरकारें मिलजुल कर काम करती है भाई। यहाँ पर मोदी जी सिर्फ अकेला निर्णय नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर सभी सरकारों का सहमति चाहिए भाई। जिस राज्य में कुछ लागू करेंगे ना, उस राज्य सरकार की भी सहमति चाहिए। तो इसे कहते हैं एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार। और जहाँ पर एक सरकार निर्णय ले उसे कहते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए शिक्षा का जहाँ बात आती है ना, वहाँ पर यही बात उठता है, शिक्षा सबको समान मिलना चाहिए भाई। शिक्षा सबको समान मिलना चाहिए, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, समवर्ती, समान मिलना चाहिए, समवर्ती सूची। तो आगे हो गया ना कवर, शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो हमने आपको कहा समान मिलना चाहिए, समान शब्द याद रखेंगे, समवर्ती, है ना भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चल देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तरीय है? तो वो है त्रिस्तरीय भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, त्रिस्तरीय। 36 नंबर क्वेश्चन है संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ये गलत बात है भाई, है ना। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ, घ नंबर जो सुमेलित नहीं है। अवशिष्ट शक्ति जो है जो केंद्र सरकार के पास नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण नहीं है? तो बामसेफ जो है सो एक हित उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो नेपाल में जो संघर्ष हुआ ना उसे कहते हैं लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 40। लोकतंत्र और जन संघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 का वो हो जाएगा आपका का नंबर। लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, ये गलत बात है भाई। लोकतंत्र के माध्यम से ना विकास अवरुद्ध नहीं होता है, विकास और बढ़ता है, उसके रास्ते खुलते हैं भाई। तो ये गलत लिखा है। देखिए जितने भी प्रश्न हैं पीछे के प्रश्नों से, जितने भी 2-3 बुक पढ़ाए गए हैं उससे लिए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, इतिहास में हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इतिहास में 2 चैप्टर। भूगोल को अगर देखा जाए तो उसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं।
अर्थशास्त्र में भी शायद 2 चैप्टर है, और एक बच जाते हैं राजनीतिक शास्त्र, उसमें भी 2 या 3 चैप्टर हैं। इतने ही चैप्टर से आपके प्रश्न जो हैं सो बन रहे हैं मॉडल सेट में। तो ये प्रश्न आपने नहीं देखे हैं, ये चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए भाई, वहाँ पे हमने डिटेल वाइज में वीडियो बना के रखे हैं। आप पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद मॉडल सेट लगाइए। आपके मॉडल प्रश्न वाले जितने भी प्रश्न हैं ना, 40 प्रश्न आते हैं ना, तो 20 से 22 आप खटाखट सॉल्व कर लोगे। और जो भी प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होगा, मैं यहाँ पर उसका ट्रिक बता दूंगा भाई, और सारे के सारे करवा भी दिए हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं, सीधा सीधी आप ट्रिक पे जाइए, मॉडल सेट निकालिए, कुछ भी निकालिए, लेकिन पढ़िए। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।